हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दो तरीके के क्वेश्चन। एक तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो एमकॉम सेकेंड ईयर में आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्योंकि एमसीक्यूज़ में आता है। ठीक है। और दूसरा जो है, ये जो आपके एनटीए नेट के लिए भी और जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं दो तरीके से इसकी प्लेलिस्ट अपलोड करूँगा, है ना। तो एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉमर्स और मिसलिनियस क्वेश्चन के नाम से। तो 7 पार्ट जो है उसमें परसों से जो है वो तैयार किए जा चुके हैं, है ना। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चंस दूंगा। मैंने नाम ही रखा है मिसलिनियस क्वेश्चन। तो उसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। और दूसरा, अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं, यानी मान लीजिए अगर आप ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन बैंक चाहते हैं तकरीबन 400 से 500 क्वेश्चन का, तो आप को केवल 100 रुपीज़ जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। और 400 से 500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक आपको 100 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप आर्ट साइड या कॉमर्स साइड के किसी सब्जेक्ट का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, तो वो आपको केवल 10 रुपये चार्जेज लिए जाएंगे और आपको एक ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। यानी अगर 2020 का आप ऑडिटिंग का पेपर चाहते हैं तो 2020 का आपको वो दे दिया जाएगा और उसकी पीडीएफ आपके उस मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री मॉडल से है। तो देखिए, इन्वेंट्री मॉडल्स में तीनों ऑप्शन इसमें सही है कि प्लांट बंद नहीं होता, चोरी की संभावना नहीं होती और उत्पादन में रुकावट भी नहीं होती। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सर्वोत्तम संयोग ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रेखीय कार्यक्रम। रेखीय कार्यक्रम तकनीक को पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय किसका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है जॉर्ज डेंटजिंग का, ध्यान रखना है ना, जॉर्ज डेंटजिंग। इन्होंने ही रेखीय प्रोग्रामिंग तकनीक को पूर्ण तरीके से विकसित किया था। गणित की सहायता से सर्वोत्तम संयोग ज्ञात करने की प्रक्रिया ही रेखीय कार्यक्रम कहलाती है। तो ये कथन है बिल्कुल सत्य है। प्रतिरूप का हल डैश विधि से भी किया जा सकता है। तो देखिए, तीनों विधि करेक्ट है। मांटे कार्लो विधि भी, संख्यात्मक विधि भी और विश्लेषिक विधि भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। डैश चार्ट प्रक्रिया में पाई जाने वाली विचलनशीलता की तस्वीर प्रस्तुत करता है, तो जो आर चार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सांख्यिकीय गुण नियंत्रण तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो किया इली हटने ने। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वॉल्टर ए शूहॉर्ट। सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के उद्देश्य में सम्मिलित है। तो तीनों सम्मिलित है, प्रमापों का निर्धारण भी, शोध कार्य करना भी और प्रमापों का अनुरूप निर्माण भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। गुण समंकों के नियंत्रण के लिए चार्ट है। तो पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट ये सभी हैं। चरों या संख्यात्मक तथ्यों के लिए नियंत्रण चार्ट है। तो मीन चार्ट, आर चार्ट और एसडी चार्ट, है ना, ये सभी होते हैं। एक कतार सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या होती हैं? तो ये तीनों ही होती हैं कि आगम दर का मान सेवा दर से छोटा होता है। ठीक है, ग्राहक जिस स्थान पर प्रतीक्षा करते हैं वह परिमित यानी कि इनफाइनाइट होता है। कोई भी ग्राहक सेवा स्थल में आने के बाद सेवा प्राप्ति के बाद ही बाहर जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। ऐसे
ग्राहक जो एक पंक्ति को छोड़कर दूसरी पंक्ति में शामिल हो जाते हैं तो वह कहलाते हैं जॉकिंग। ऐसे ग्राहक जो पंक्ति में सम्मिलित नहीं होना, जिन्होंने पंक्ति में सम्मिलित होना नहीं तय किया, तो वो कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बैल्किंग। ठीक है। प्रशिक्षण वक्र निर्माणी क्षेत्र में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में उपयोगी है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नव उत्पादों के लागत निर्धारण संबंधी निर्णय, क्रय संबंधी समझौतों में सहायता प्रदान करना, और निर्माण या क्रय, जिसे हम मेक और बाय कहते हैं, निर्णय जो क्रय के क्षेत्र में बहुत उपयोगी होते हैं। तो सही आंसर है ये सभी। परिचालन शोध योजना निर्माण की है, क्या है? आधारशिला। एक ग्राफ पेपर पर बाधाओं की साजिश करते समय दोनों अक्षों पर टर्मिनल बिंदु एक सीधी रेखा से जुड़े होते हैं, क्योंकि सी सही है कि बाधाएं रेखीय समीकरण या असमानताएं हैं। औपचारिक एलपी मॉडल तैयार करने से पहले यह बेहतर है। तो इसमें भी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्रत्येक अड़चन को शब्दों में व्यक्त करें, शब्दों में उद्देश्य समारोह को व्यक्त करें, और मौखिक रूप से निर्णय चर की पहचान करें। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एलपी मॉडल में उद्देश्य समारोह का अधिकतमीकरण, तो ऑप्शन ए सही है कि मूल्य निर्णयों के स्वीकार्य सेट पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एलपी मॉडल की विशेषता नहीं है? बी, अधिकतमीकरण प्रकार का एक उद्देश्य कार्य। तो अधिकतम प्रकार का एक उद्देश्य कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग, इसका इष्टतम उपयोग करना है। तो देखिए ये सभी सही है, पैसे भी, मशीन भी और श्रम शक्ति भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एलपी मॉडल में गैर नकारात्मक की स्थिति का अर्थ है, तो तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है। ना तो उद्देश्य समारोह में चर का एक सकारात्मक गुणांक है, और न ही किसी भी बाधा में चर का एक सकारात्मक गुणांक है, और न ही संसाधनों का गैर नकारात्मक मूल्य है। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। एलपी समस्या का चित्रमय तरीका उपयोग करता है। तो उद्देश्य समारोह समीकरण, रेखीय समीकरण और अड़चन समीकरण है ना, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है डैश को गणितीय मॉडल कहा जाता है। तो वो होता है प्रतीकात्मक मॉडल। संभाव्य मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्टोचस्टिक मॉडल। डैश मॉडल मानता है कि चर के मान किसी विशेष अवधि के दौरान समय के साथ नहीं बदलते, तो वो होता है स्थैतिक मॉडल। एक डैश मॉडल समय को महत्वपूर्ण चर में से मानता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन बी गतिशील मॉडल। डैश को व्यक्त किया जाता है n असमानताओं या समीकरणों का रूप है, तो वो है प्रतिबंध। यदि निर्णय चर के लिए एक से अधिक इष्टतम समाधान है तो समाधान है। ठीक है। तो वो है विकल्प। दोहरी की दोहरी है, वो है मौलिक। संचालन अनुसंधान दृष्टिकोण है, तो वो है आपका बहु अनुशासनिक। निर्णय विश्लेषण के लिए मात्रात्मक दृष्टिकोण एक है, तो वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। संचालन अनुसंधान दृष्टिकोण आमतौर पर डैश के उपयोग पर आधारित है, तो वो है गणित का मॉडल। सुस्त चर डैश इंगित करते हैं,
तो सुश्चर जो है एक्चुअली निष्क्रिय साधन को इंगित करते हैं। प्राथमिकता कर्तार अनुशासन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। असीमित आलेखीय विधि को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी खोज दृष्टिकोण विधि। यदि दी गई रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या अपने मानक रूप में है तो प्राण दोहरी जोड़ी है, वो है संयुक्त सममित। जब कुल मांग पूर्ति के बराबर होती है तो परिवहन समस्या को कहा जाता है संतुलित। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या डैश खोजने की एक तकनीक है, तो वो है इष्टतम मूल्य। गैंट चार्ट एक सरल आयताकार रेखा चित्र के रूप में बनाया जाता है जिसमें समतल पर समय की इकाइयाँ तथा लंबवत पर विभिन्न कार्यों को दर्शाया जाता है ना। तो वो है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या जिसे ग्राफिकल विधि द्वारा भी हल किया जा सकता है तो उसे हम कहते हैं रैखिक बाधाओं। यदि एक या अधिक चर गायब हो जाते हैं तो सिस्टम का एक मूल समाधान कहलाता है, तो वो कहलाता है पतित समाधान। प्रीमिन्स एल्गोरिथम डैश विधि पर आधारित होती है लालची विधि। संचालन अनुसंधान दृष्टिकोण है तो वो है बहु अनुशासनिक। यदि अंतिम सिंप्लेक्स टेबल के एक्स बी कॉलम में कोई मान ऋणात्मक है तो इसका समाधान है, तो वो है अव्यवहार्य। कुल फ्लोट्स और हेड इवेंट स्लैग के बीच का अंतर है, तो वो है मुक्त तेराव। एक कतार प्रणाली में सेवा तंत्र द्वारा डैश द्वारा विशेषता है, तो वह है सर्वर व्यवहार। एक मिश्रित रणनीति खेल को डैश द्वारा हल किया जा सकता है, तो वो होती है चित्रमय विधि। दुर्घटना समय के अनुसार होने वाली गतिविधि की लागत को क्या कहा जाता है, तो उसे दुर्घटना की लागत कहा जाता है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए संभव समाधान का एक सेट है, वो है उत्तल। एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में अधिकतम या न्यूनतम होने वाले कार्य को क्या कहा जाता है, तो उसे हम उद्देश्य समारोह कहते हैं। यदि प्राणिक समस्या में n अवरोध और m चर है तो समस्या में अवरोधों की संख्या है, तो वो है mn। चलिए, डैश की समस्याओं से अभिप्राय ऐसी परिवहन समस्याओं से है जिन उत्पादन केंद्रों पर पूर्ति व वितरण केंद्रों पर मांग की मात्रा समान नहीं होती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं असंतुलित बटन। अधिन्यासन प्रतिरूप का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए विभिन्न आवंटन संबंधी निर्णय लेने में। खेल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। खेल का सिद्धांत जो है वो वॉन न्यूमन ने किया और मॉरगेस्टन ने किया, तो डी ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों ने। प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत का उपयोग सेवा सुविधाओं की अनिश्चित मांग की पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ हल निकालने तथा प्रतीक्षा के समय को डैश कमी करने के लिए किया जाता है, तो वो है न्यूनतम करने तथा कुल समय लागत में। प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत का उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न उपायों में कौन सा संयोजन ग्राहकों को अधिकतम सुविधा तथा प्रतीक्षा समय के न्यूनतम कर सकता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आवंटन प्रतिरूप विधि से डैश आधार पर निकाले गए निष्कर्ष
व्यावसायिक जोखिमों को कम करने तथा उद्देश्यों का अनुकूलतम हल ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो डी सही है, गणितीय। डॉक्टर कॉनिंग किस देश के गणितज्ञ थे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर कॉनिंग जो थे वो हंगरी देश के गणितज्ञ थे। आवंटन समस्याओं की मुख्य पहचान यह है कि इसमें समस्या का प्रारूप सदैव स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो ये परिभाषा बिल्कुल सत्य है। जिस पंक्ति को नवीन सिंप्लेक्स तालिका में पुरानी तालिका के अंकों के स्थान पर बदला जाता है उसे कहते हैं मुख्य पंक्ति। डैश में तालिका में किए गए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अभिष्ट अंकों का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो वो है अप्रयुक्त अंक। डैश लक्ष्य फलन के शीर्ष बिंदुओं का मान ज्ञात करके उसमें न्यूनतम बिंदुओं का अभिष्ट न्यूनतम मूल्य निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, न्यूनतमीकरण सिद्धांत में। प्रत्येक रेखीय प्रोग्रामिंग को द्वैत समस्या के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये कथन है बिल्कुल सत्य। रेखीय प्रोग्रामिंग की मुख्य धारणा है, तो ये तीनों ही है, अनुकूलतम चुनाव भी है, रेखीयता भी है और लक्ष्य फलन भी है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। तंत्र विश्लेषण की प्रमुख तकनीक कौन सी है? तो पर्ट, सीपीएम, और पर्ट और सीपीएम है ना, ये दोनों है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी है सभी। सीपीएम तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वॉकर एवं कैली दोनों के द्वारा। पूरा नाम है क्रिटिकल पथ मेथड, है ना। चलिए, पर्ट तकनीक का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1958 में। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीएम तकनीक का विकास किया था वॉकर एवं कैली ने, और पर्ट तकनीक का जो विकास सर्वप्रथम हुआ था 1958 में हुआ था। सीपीएम का पूरा नाम क्रिटिकल पैथ मेथड है, ये आप सभी जानते ही हैं, बिल्कुल सत्य बात है। पर्ट तकनीक मुख्य रूप से आधारित है, तो ये घटनाओं पर आधारित है ना। पर्ट एवं सीपीएम दोनों ही तकनीकें तंत्र विश्लेषण की पद्धति पर आधारित है, यह कथन है बिल्कुल सत्य। पर्ट का प्रयोग मूलतः शोध संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाता है, ये कथन ये भी बिल्कुल सत्य है। एक प्रयत्न का कार्य जिसे पूरा करने में साधन एवं समय की आवश्यकता होती है, तो वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक क्रिया समय के किसी एक बिंदु पर प्रारंभ होती है और किसी बिंदु पर समाप्त होती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। संलग्न क्रियाओं का ऐसा सतत क्रम जो एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, तो वो कहलाता है पथ। पर्ट का प्रयोग परियोजना के डैश एवं डैश के लिए किया जाता है, तो पहला जो है फिलिंग द ब्लैंक उसमें आएगा समय और दूसरा आएगा लागत, यानी कि पर्ट का प्रयोग परियोजना के समय एवं लागत के लिए किया जाता है। सामान्यतः घटना एक उद्देश्य है और घटना तक चलने वाली समस्त क्रियाएं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न या साधन है, तो ये कथन है, ये भी बिल्कुल सत्य है। रेखीय कार्यक्रम का निम्न में से किन विषयों में उपयोग किया जाता है? तो वाणिज्य, उद्योग और सामाजिक विज्ञान, इन सभी में किया जाता है। निम्न में से कौन सा लक्ष्य फलन का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर ए कि मैक्सिमाइज इक्वल टू 6x + 4y, ऑप्शन ए सही है। प्रतिबंध जो है किसी निश्चित राशि से डैश हो सकते हैं, देखिए कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। रेखीय प्रोग्रामिंग में ऋणात्मकता है, तो वो है एक बंधन। निम्न में से कौन सा उदाहरण ऋणात्मकता बंधन का है?
तो वो ए और बी दोनों है, ठीक है, क्योंकि उसमें 0 नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। रेखीय असमानताओं का उदाहरण नीचे दिया गया है, इसे आरेखन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी ऑप्शन सही है कि 2y + x अपॉन 2y - x, है ना। चलिए, एक न्यूमेरिकल है, वो छोटा सा हल कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, इसको आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें आंसर होंगे तो तीनों ही आंसर सही है कि x = 0 होगा, y = 6 होगा और z = 28 होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये दो तरीके से अपलोड करेंगे, एक तो जो है आपका एमकॉम के हिसाब से ऑपरेशन रिसर्च, और दूसरा जो एनटीए नेट की टीजीटी पीजीटी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें हम इसको अपलोड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।